सुनाई नहीं दे रहे। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशंस क्या था पता नहीं। हाँ, विदाउट एनी एटम्स एटम्स ओनली ग्रुप और एटम्स का एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेट होगा। तो इसमें क्या होगा मेनली ना, देखोगे सैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड टू अनसैचुरेशन में कन्वर्टन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन या सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों इसको बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं? क्योंकि इस केस में देखोगे ये है अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और ये बीटा। अल्फा कार्बन से H जाएगा और बीटा कार्बन से H जाएगा। ये HX रिमूव होगा और फिर क्या होगा फाइनली, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन वहां दिखाई देगा जो गई एक एक बेंच बोलते हैं बार बार कि छोड़ कर बैठो भाई, बैठने दो लड़की लोग को, सबको दिखाई देगा उधर। उसको और पीछे पीछे ढकेल दो, नहीं बैठने में दिक्कत हो रहा है तो पीछे पीछे उसको ढकेल दो। हाँ। तो कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोट्स मिल गया, देखा? टाइम मिला था, देखा था? देखा? कितना पेज का है? 71 पेज का। अगर उतना पढ़ लोगे तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चंस पक्का रहता है, 2 क्वेश्चंस मिनिमम, 2 क्वेश्चंस। कोई भी ईयर का उठाकर देख लो क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पक्का रहना है। और जितना उसमें लिख दिया गया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो आप पर डिपेंड करता है। हम तो वही बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं उस नोट्स को अपनाइएगा कैसे। मीन्स हम चीजें समझा सकते हैं बट आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आप ही को याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आपको देने जाना है। और वो चीज एक बार नहीं 5 बार 6 बार रिविजन करोगे तभी वो आपको अंडर योर कंट्रोल्स आएगा। आपको क्या करना है, ओनली जो हम पढ़ाएंगे समझाएंगे, 2 काम करना है। एक तो आपको कुछ जैसे मैं पढ़ाया, आप पहले एडवांस में पढ़कर आओगे, हम पढ़ाएंगे, फिर घर में जाकर आप पढ़ोगे, मॉड्यूल का क्वेश्चंस बनाओगे। इतना ही काम करना है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर पूछोगे आकर। आज से हम कुछ शुरू कर देंगे, आज तो बेसिक चीजें हैं, अगर नहीं भी पढ़कर आए हो तो समझ में आएगा। बट आपको डेली पढ़कर आना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ जो हम कल क्या पढ़ाने वाले हैं वो आज जाकर घर में पढ़ोगे। मतलब आज जाकर 2 काम करोगे, हम जो पढ़ाएं वो पढ़ोगे और कल क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी पढ़ोगे और धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
तो ये मैं बोला कि इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन से क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। किसका एलिमिनेशन हो रहा है, एच और एक्स का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मेन मकसद क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जाना। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड से देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्जन हो गया। अब ये बीटा एलिमिनेशन भी दो तरह का होता है, हम लोग बोलते हैं E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। तो क्या होगा, ये जो बीटा एलिमिनेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, फिर उसके बाद E2 एलिमिनेशन पढ़ेंगे। तो E1 एलिमिनेशन में देखोगे, जैसे एग्जांपल्स लेकर ही चलते हैं हम। ये अल्काइल हैलाइड है, पहले अल्काइल हैलाइड पर देखेंगे फिर अल्कोहल पर देखेंगे। अल्काइल हैलाइड मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं या तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने देख लिया है, SN1 SN2 डिटेल्स में पढ़ लिया। अब एलिमिनेशन की बारी है। तो ये अल्काइल हैलाइड है, तो जैसे SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होता था, याद करो। पहले कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता था, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता था, सेकेंड स्टेप में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता था, यही होता था ना। यहाँ पर भी दो स्टेप में होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होगा कैसे, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर। ये यही स्टेप जो होता है ना, स्लो स्टेप होता है, यही आपका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बोकेटाइंस बन गया, ये कार्बोकेटाइंस बन गया। अगर ये कार्बोकेटाइंस अगर लेस स्टेबल्स है, हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, R कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको R कर दो अच्छा रहेगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट करना पड़ सकता है। ये क्या बना, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट। फिर यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे अगर SN1 रिएक्शंस में याद करो, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता था। अभी क्या होगा ना, अभी यहाँ पर बेस आएगा और बीटा कार्बन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या कहा, ये फास्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दो काम होता है। अगर यहाँ पर मान लो कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर दिया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर हम CH3OH से रिएक्शन करवाएं, ये CH3OH जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो ये CH3OH अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, OCH3 ऐड होगा। कहां पर ऐड होगा, ये रीअरेंज हो जाएगा और यहां पर ऐड होगा, यही होगा ना, यही प्रोडक्ट होगा। आप समझ रहे होगे कि RCH OCH3 और CH3। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है, ये तो इतना समझ में आ रहा। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये SN1 प्रोडक्ट है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइंस पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है
और साथ ही साथ बीटा कार्बन से ये जो है ना, ये जो अल्कोहल दिखाई दे रहा है, ये अल्कोहल बेस की तरह भी काम कर सकता है। ये अल्कोहल अगर बेस की तरह काम किया, बेस की तरह काम किया, एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमेशा थोड़ा सा हीटिंग करना पड़ता है। अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा। अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शंस का मेन काम है सैचुरेशन से अनसैचुरेशन, देख रहे हो अल्कीन बन रहा। ये ध्यान रखना है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस में SN1 प्रोडक्ट ही मेजर होता है। देखो दोनों काम होगा, SN1 के थ्रू भी प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस के भी थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। इवन रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट आपका SN1 वाला ही होता है, और ये जो मिलता है माइनर प्रोडक्ट। बोला जाता है इवन एलिमिनेशन मेथड से अल्कीन बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। अल्काइल हैलाइड से अगर अल्कीन बनाना चाहते हो, इट इज नॉट ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एज वी आर गेटिंग माइनर प्रोडक्ट। चलो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखना है। तो ये जो स्टेप हो रहा है, ये तो फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है ना। फास्ट स्टेप में या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या तो बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा। तो इसमें की पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखना है, की पॉइंट्स, पहला it is two step reactions, two step reactions. First step is slow, first step is slow, first step is slow, where intermediate carbocation is formed, ब्रैकेट में rearrangement may occur form and in second step base इस केस में वीक बेस मेनली होता है, वीक बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन्स, बीटा H+ to form alkene as minor product जो चीज यहां पर बोला गया वही दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, वही RDS है, जहां पर कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है, सो रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर रीअरेंजमेंट लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस बना, मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा। और सेकेंड फास्ट स्टेप में क्या करता है, बेस इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर चला जाता है, यही काम है इसमें, टू फॉर्म अल्कीन एज माइनर प्रोडक्ट। एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन से मेजर प्रोडक्ट आपका SN1 होता है, माइनर प्रोडक्ट आपका अल्कीन होता है। दूसरा पॉइंट, देखो अगर रेट की बात करें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ, देखो इसके RDS में कौन इन्वॉल्व है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बेस इन्वॉल्व नहीं है इसके RDS में, बेस फास्ट स्टेप में आता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर जाता है।
और अल्कीन बनाता है। तो ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी क्या होगा बताओ? 1 होगा। अगर 1 होगा इसलिए इसको क्या बोला जाता है? 1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। सो इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। और इसको हम E1 से डिनोट करते हैं। तीसरा पॉइंट, इस केस में मेनली जैसे SN1 रिएक्शंस को याद करो, SN1 रिएक्शंस में वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन, इसी तरह इसमें वीक बेस जनरली फेवर्स E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। वीक बेस मेनली यही वीक बेस आपको दिखाई देगा अल्कोहल्स। चौथा पॉइंट और भी हो सकता है, एक मेनली ध्यान रखिए, यहां पर ध्यान रखिएगा, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज बेस फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस। वाटर को कभी भी बेस की तरह हम यूज नहीं करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाने के लिए। क्यों? इसका रीजन होता है वाटर्स में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेसिक कैरेक्टर्स। इसीलिए वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू बेस। हमको एलिमिनेशन रिएक्शंस कराने के लिए बेस चाहिए, इसलिए वाटर को कभी भी बेस की तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस में यूज नहीं करवाते हैं हम लोग। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट, अगर रेट ऑफ E1 की बात करें, बताओ E1 का रेट क्या होगा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, किसमें ज्यादा होगा? क्योंकि इसके RDS में क्या है देखो, कार्बोकेटाइंस। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ E1 क्या होता है? टर्सरी अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, और फिर मिथाइल हैलाइड में। रीजंस आप नीचे रीजंस भी लिख लीजिएगा। एज टर्सरी कार्बोकेटाइंस इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट, Saint-Jeff rule is followed. Saint-Jeff rule is followed to decide major product. Saint-Jeff rule is followed to decide major product. Saint-Jeff rule is followed to decide major product. अब Saint-Jeff रूल क्या होता है, इसको लिखो। Saint-Jeff रूल, Saint-Jeff रूल Saint-Jeff रूल देखिए, if less crowded, स्मॉल बेस लिखो, if small base is used, small base is used, more crowded alkene
विल बी मेजर प्रोडक्ट। अगर छोटा बेस यूज करेंगे तो मोर क्राउडेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट इज स्टेबल अल्कीन। लिख लो स्टेबल अल्कीन। क्या बोलना चाहते हैं इसको समझे। देखो ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर चलो Cl कर देते हैं, कुछ भी Cl भी यार, अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड बीटा कार्बन। तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइंस फॉर्म होगा, रीअरेंज हो जाएगा, फॉर्म होगा, रीअरेंज क्यों होगा। चलो तो सबसे पहले कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन करो। CH3 CH2 CH3। तो बताओ ये जो कार्बोकेटाइंस है, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, विल दिस कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज, नहीं होगा। अगर मान लो ये इधर आ जाता है, इधर आ जाता है तो कितना हाइड्रोजन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन। अगर यहां पर भी रहता है तो भी 5 हाइड्रोजन है, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसके इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन था। तो अभी क्या है ना, अगर हम स्मॉल बेस यूज करेंगे तो बेस को कंफ्यूजन है कि हम किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले जाएं। अगर बेस इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर बेस इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो। तो अभी जब इस तरह का कंफ्यूजन आता है उस समय हम सेटजेप को याद करते हैं। सेटजेप को क्या बोलना है, जब हम छोटा बेस यूज करेंगे तो दैट अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर क्राउडेड विच इज मोर स्टेबल। तो बताओ कहां पर बेस आकर मेनली कहां से हाइड्रोजन लेकर जाना चाहेगा, ऊपर वाला से लेकर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन या हम लोग बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी अल्कीन का ज्यादा होगा। समझ रहे हो ये चीज। अगर यहाँ से लेकर जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कम होगा, मीन्स स्टेबिलिटी कम होगा। समझ रहे हो ये चीज। तो अभी इस केस में दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट तो इस तरह मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा। मिलेगा ये मोर क्राउडेड अल्कीन, लेस क्राउडेड अल्कीन। मोर क्राउडेड अल्कीन मीन्स यहाँ पर स्टेबिलिटी भी देख सकते हो ज्यादा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। ये क्या है, ये मोर स्टेबल्स है, मोर स्टेबल्स या मोर क्राउडेड। ये क्या है, लेस स्टेबल्स। ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग मिल रहा है, सेटजेफ रूल। यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये माइनर प्रोडक्ट है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल। क्या, हॉफमैन रूल।
तो एलिमिनेशन रिएक्शन सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करें। क्या प्रोडक्ट होगा बताओ। सबसे पहले आप क्या करिएगा, कार्बोकेटायन बना लीजिएगा। क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब क्या आएगा, बेस आएगा, ये बेस और इस बीटा हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। बीटा हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये अल्कीन। साथ ही साथ आपका SN1 प्रोडक्ट भी बनेगा। SN1 प्रोडक्ट भी बनेगा ना। SN1 प्रोडक्ट को हम बनाना जानते हैं। SN1 प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते बताओ, यहीं पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता और क्या प्रोडक्ट हो जाता, अगर SN1 एक में बना देता हूं तो OCH3। बट हम SN1 प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे, हम एलिमिनेशन पर अभी फोकस करेंगे। SN1 प्रोडक्ट को बनाना पहले सीख चुके हैं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें SN1 प्रोडक्ट और एलिमिनेशन प्रोडक्ट दोनों बनता है। और कुछ एग्जांपल देखो। बनाओ इसमें। मेजर माइनर दोनों बनाओ। इसमें मेजर में, इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये जो दे रहे हैं इसमें मेजर माइनर दोनों। इस केस में तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, ये 5 मेंबर का 6 मेंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज कैसे पता लगेगा, ये क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देखकर पता लगता है कि ऑप्शंस में रिंग एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट बना रहा है या इस तरह का इसको शिफ्टिंग करके बना रहा है। समझ रहे हो, ऑप्शन देखकर पता चलेगा आपको। चलो आप इसी तरह बना लो। चलो हम दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर हम कार्बोकेटाइन, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये बना, रीअरेंजमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग। मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए बेस आकर यहां से हाइड्रोजन लेकर जाएगा, समझ रहे हो, तभी मोर क्राउडेड अल्कीन बनेगा। और माइनर प्रोडक्ट बनाने के लिए बेस यहां से हाइड्रोजन लेकर जाएगा। मतलब क्या, ऊपर यहां से भी ले सकता है, यहां पर भी, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां से भी अगर लेकर जा रहा है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसी तरह का प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल्स है, तो यहां से ले जाए चाहे यहां से ले जाए कोई मतलब नहीं है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर ऐसा आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर देखो, ये देखिए एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा इस तरह। चलो ऊपर ही बना देता हूं। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही आपका क्या है, मेजर मीन्स सेट जे प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट।
क्योंकि बेस आकर यहां से हाइड्रोजन लेकर गया है, हाइड्रोजन लेकर गया, डबल बॉन्ड यहां बन गया। अगर आप कोई रिंग एक्सपेंशन करके बनाया है, तो रिंग एक्सपेंशन करके बनाया है तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, रिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ तो कितना मेंबर में बन गया, 6 मेंबर में। अब बताओ, ये बीटा, ये भी बीटा, कौन बीटा से हाइड्रोजन लेकर जाएगा, दोनों सेम टाइप का है, कहीं से भी लेकर जाए, कहीं से भी बेस आए लेकर चला जाए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में मेजर माइनर कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हम रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। चलो ये वाला बनाओ, वो तो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हुआ, माइनर प्रोडक्ट कहाँ हुआ, मेजर और माइनर लिखा भी करो। फिर उसके बाद कहीं पर कुछ लगा देना है, उधर शिफ्ट क्यों की प्लस, उसका मन कर रहा था उधर जाने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा अच्छा दिखेंगे। देखो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाइए। अब ये कार्बोकेटाइन देख रहे हैं रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये प्लस यहाँ पर भी जाता है तो सेम स्टेबिलिटी होगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का मेन फंडास बताया गया था, रीअरेंजमेंट से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से स्टेबिलिटी कितना है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, 6 और एक 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन से, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन से। अगर ये प्लस हाइड्राइड शिफ्ट पर यहाँ पर भी जाता तो 7 ही हाइड्रोजन होता, तो नो रीअरेंजमेंट। अब सिंपली क्या करना है, देखो इसके इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये भी बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये दोनों सेम टाइप का है, और ये भी एक बीटा कार्बन है। तो अगर आपको सेडजेप प्रोडक्ट बनाना है तो मोर क्राउडेड अल्कीन बनाइए, मोर क्राउडेड अल्कीन बना दिया। अगर होफमैन प्रोडक्ट बनाना है तो यहां पर डबल बॉन्ड, ये होफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखिए डिहाइड्रेशन या इवन ऑफ अल्कोहल, इवन ऑफ अल्कोहल, इवन ऑफ अल्कोहल, इवन ऑफ अल्कोहल, या पॉपुलरली नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स क्या होता है, रिमूवल, और हाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना। मीन्स अल्कोहल का, अल्कोहल से पानी का निकलना ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन।
इसका क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो रिएजेंट काम करा सकता है, ये मेनली ये जो रिएजेंट है H3PO4 और सल्फ्यूरिक एसिड भी काम करा सकता है ये, और Al2O3 कॉन्सेंट्रेटेड कर लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड Al2O3 at 350, ये सब रिएजेंट है, ये जो काम कराएगा, मीन्स ये सब बेस है, ये सब बेस है जो कि ये काम करा सकता है, डिहाइड्रेशन करा सकता है। कैसे होगा? देखो एक अल्कोहल एग्जांपल के लिए ले लेता हूं। अल्कोहल, अगर हम एक लाइन में रिएक्शंस को इस तरह याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिए, और या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 डाल दिए, और या Al2O3 at 350, इन तीनों रिएजेंट में कुछ भी डाल दिए, क्या होने वाला है? प्रोडक्ट आपका ये मिलने वाला है। एक लाइन में रिएक्शंस को याद रखना है। अब ये बात हो रही है कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो मैकेनिज्म जाना पड़ेगा, मैकेनिज्म से बताएगा इसका। देखिए कैसे हो रहा है। हमने आपको बताया था OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए एसिड है तो क्या H+ है, तो ये पहले एसिड बेस रिएक्शंस करेगा। एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज सिंपली एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस आर वर्ल्ड फास्टेस्ट रिएक्शंस। ये क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शंस होगा, और क्या हो जाएगा? देखो ये H+ ले लेगा, ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते थे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहले ये खराब लिविंग ग्रुप था, अब ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर H+ को लिया, और OH2 ऑक्सीजन लोन पेयर दिया, इसलिए प्लस चार्ज आ गया। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया? जब ये बाहर निकलेगा तो H2O न्यूट्रल के फॉर्म में निकलेगा, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा? रिएक्शन देखो, अब U1 शुरू होगा, यहां से U1 शुरू होगा। सबसे पहले क्या होगा? देखो आपको पता है कि यही RDS होता है, यही स्लो स्टेप होता है। E1 रिएक्शंस बेसिकली 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन, ये लिविंग ग्रुप है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा। ये बन गया, यही इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस बन गया। ये फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में यही फास्ट स्टेप होता है। अगर ये मान लो एसिड H+ दिया, तो इसका जो कंजुगेट बेस है, ये एसिड का कंजुगेट बेस H+, तो क्या H+ तो इसको प्रोटोनेट करने में यूज हो गया। इस एसिड का H+ प्रोटोनेट करने में यूज हो गया, तो क्या ये कंजुगेट बेस ही बचेगा ना? ये क्या है? जो भी इस एसिड का कंजुगेट बेस, अगर ये लेते तो क्या होता? H2PO4- दैट विल बी कंजुगेट बेस। तो ये कंजुगेट बेस क्या करता है ना, ये जो कंजुगेट बेस है
ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, देखो यही आपका अल्कीन बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल आप देख रहे हो अल्कोहल में एक OH यहां से गया और एक H यहां से गया, मीन्स ओवरऑल देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए तो बोला जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। की पॉइंट क्या, ये फर्स्ट स्टेप स्लो है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट। ये तो वहां पर भी लिख दिया गया है। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायंस है, सो रीअरेंजमेंट में ऑकर। अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटायंस है तो मोर स्टेबल में कन्वर्ट कीजिए। इस केस में ध्यान रखिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में नो SN1 प्रोडक्ट, मींस अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाते हो, दैट वन इज गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। बट अगर अल्काइल हैलाइड्स का इवन रिएक्शंस कर कर आप अगर अल्कीन बनाते हो, दैट इज नॉट ए गुड मेथड, क्योंकि वहां पर साइड बाय साइड आपका SN1 प्रोडक्ट भी मिल रहा था। यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर अल्कीन एलिमिनेशन प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए लिखा गया नो SN1 प्रोडक्ट, ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट, मीन्स ओनली अल्कीन यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, Sedgwick rule. Sedgwick rule is followed to decide major product. दो चार एग्जांपल जल्दी कर लेते हैं। जो अल्कोहल वाला एग्जांपल्स कर रहे थे, यहाँ पर भी वो सब एग्जांपल्स भी काम करेगा। देखो पहला वाला केस में हम क्या किए थे, हाइड्रोजन था, यहाँ पर OH आ गया है। अब इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के प्रेजेंस में ले तो प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटायंस बनाए। आप ऐसा इमेजिन करें कि ये OH H+ लेकर बाहर चला गया होगा और यहाँ पर कार्बोकेटायंस बना दें। जिसको कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट में दिक्कत हो रहा है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिविजन्स क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये बार बार दिक्कत होता ही रहेगा, एक दिन की बात नहीं है। ये शुरू हुआ है, हर बहुत जगह रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट वाला प्रॉब्लम आता ही चलेगा। इसलिए आप पिछले वाला लेक्चर देखकर क्या कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कैसे कराते हैं आप सीख ले।
उसके बाद क्या मिथाइल शिफ्ट करो ना, मिथाइल शिफ्ट, तीनों मिथाइल है तो हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं करेगा? उसके बाद अब यहाँ पर प्लस कैसे अपने आप उड़कर चला आया? हाइड्रोजन है वहां पर जो शिफ्ट कराइए हाइड्राइड शिफ्ट तुम। हम क्यों कब हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे? जब इस कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो ना। क्या इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन है? नहीं है तो कैसे शिफ्ट कराई? तो यहाँ पर तीनों मिथाइल है तो मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। मीन्स एक मिथाइल को उठाओ इधर रख दो। देखो प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट, क्या पिछले क्लास में यही बोले थे ना तुमको कि रीअरेंजमेंट वाला क्लास जाकर देखना है। 2 दिन छुट्टी मिला, सैटरडे संडे। दो दिन छुट्टी मिला तो पढ़ाना, पढ़ा? हम्म, या पढ़ी कि नहीं पढ़ी? या मूवी या नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स या डिज्नी, हॉटस्टार डिज्नी, उसका एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेना है और दिन रात मूवी देखते रहो, सीरीज। हाँ आईपीएल भी देखते रहो। आईपीएल आप लोग देखते हुए नहीं? हम्म, क्या अपना मैच तो क्या केकेआर का तो कल मैच था, कल तो जीत गए। हम्म, क्या हम लोग किसका हो सकते हैं बताओ? हाँ चेन्नई। हम्म, क्या 36 का आंकड़ा? चलो तो ये बना लिए होंगे। क्या करना है सबसे पहले? कार्बोकेटाइंस। अब ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 0 है, तुरंत मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट करना है क्योंकि तीनों ग्रुप मिथाइल है। अगर मिथाइल और हाइड्रोजन होता तो किसका शिफ्टिंग करते? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हाइड्रोजन बताया गया कि हाइड्रोजन फिर फिनाइल फिर अल्काइल, तो ये सब पीछे वाला चीज याद रखना है। तो क्या हो जाएगा देखो, हो गया। अब सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, मोर क्राउडेड अल्किल। अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे तभी मोर क्राउडेड हो पाएगा, मतलब इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो चला गया। चलो अब थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक बहुत पढ़ लिया। अब ऐसा ही चलेगा आधा घंटा, जो भी 45 मिनट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा। और जो भी जैसे क्लासेस लैब्स होगा तो 1 घंटा और भी तो होता है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। हम्म,
नोट्स नहीं, नोट्स वहां पर से दिए हैं, जिसको अगर उसको क्या करो, जीरोक्स निकलवा लो, टाइम बचाना है। क्योंकि अगर मैं नोट्स कराता तो कभी भी मैं 71 पेज नहीं लिखाता, समझ रहे हो। इसलिए वहां पर कंटेंट ज्यादा दे दिया गया है, हम वहां पर चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, आप वहां से, मैं उसको, वो जो नोट्स मेरा है तो वो नोट्स मैं आपका बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं चीजें समझा रहा हूँ। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो नोट्स आपका होगा ही नहीं। तो आप मोबाइल निकाल सकते हो। चलो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस चैप्टर्स पढ़ने के बाद, जैसे कंटेंट दिया रहता है, इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज सीख जाओगे। ओवरव्यू दिया हुआ है, देखो पहले कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, सिंपल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, ये सब का नॉलेज हो जाएगा आपको। फिर बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज, ये चीज पढ़ लेना, टर्मिनोलॉजीज, फिर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब क्या होता है आप सीख जाओगे पढ़ने के बाद। नोमेनक्लेचर, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। फिर उसके बाद इसमें बॉन्डिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 3 तरह का थ्योरी पढ़ोगे। एक पहला वीवीटी, इससे पहले भी बर्नर थ्योरी, बर्नर थ्योरी, ये बर्नर इज कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो है ना, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यही बनाया था। फिर उसके बाद वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर उसके बाद सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यही 3 थ्योरी है, पढ़ना है आपको। इन तीनों थ्योरी में सबसे, अगर तीनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तीनों थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वहां पर लिख दिया गया। मतलब जो भी, और जो भी टॉपिक्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं बॉन्डिंग में। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कैसे कलर कलर हम लोग डिसाइड करते हैं, सॉलिडिटी, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म्स, आइसोमेरिज्म्स यहाँ पर भी, जैसे आइसोमेरिज्म तो मैं पढ़ा दिया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर भी ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, दे आर शोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, दे आर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, दे आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो यहाँ पर भी आपको आइसोमेरिज्म देखना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा नहीं, बट यहाँ पर भी आपको आइसोमेरिज्म्स ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लास्टली क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेनली जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसको, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है उसमें देखेंगे। मीन्स जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स यहाँ पर देखोगे 2 तरह का बॉन्डिंग होता है, एक मेटल्स होता है, एक लिगेंड होता है। देखोगे मेटल्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड गिव्स द फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल्स। और साथ ही साथ क्या कभी होता है ना, मेटल्स अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल से लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। मींस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड साइमल्टेनियसली बनता है। इसी को आगे जाकर जाकर हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग कहेंगे। ये सब देखोगे, इसमें डिटेल्स में हम आएंगे। फिर उसके बाद यूजेज एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाउ इट इज बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। इवन कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये सब यूज होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है नाउ। इसमें और आगे जाकर केमिस्ट्री पढ़ोगे, इसका तो मोटा मोटा बुक्स आता है, पर उतना तो रिसर्च आपको करना नहीं है। तो आपको काम काम का चीज पढ़ना है। तो ये जो एप्लीकेशंस है, ये जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं,
जैसे आपका जो चेयरमैन है, एनटीए का चेयरमैन कौन है? क्या? एनटीए का चेयरमैन नहीं पता? चलो, जानना भी नहीं। कोई जोशी साहब हैं, जोशी, हाँ विनीत जोशी इज द चेयरमैन, एनटीए चेयरमैन। तो उनका रिसेंटली अगर न्यूज देखोगे तो बोलते हैं क्वेश्चंस को टफ बनाया जा सकता है, इजी क्वेश्चंस होगा। अच्छा, अच्छा इजी होगा तो बहुत अच्छा होगा। मिस बोला गया कि क्वेश्चंस को टफ बनाया जा सकता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है। साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मींस उस पर भी आपको ध्यान देखना है, क्योंकि साइंस का क्या होता है, साइंस का डे टू डे लाइफ में क्या यूजेज है, इसलिए देखते हो कि बहुत सारा क्वेश्चंस आपका एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन जो साइंस में एप्लीकेशन रिसर्च हो रहा है उससे उसके उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा करते हैं। चलो, तो ये सब तो ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट मीन्स ये जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू को आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद फिर एक बार ओवरव्यू पढ़ना, फिर देखो कि ये सब चीजें आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले ये सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? तो सिंपली एसिड और बेस रिएक्ट कर कर सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये होता है ना सॉल्ट। सॉल्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है और सॉल्ट बनता है। सॉल्ट में मेनली देखोगे जो केटाइनिक पार्ट होगा, केटाइनिक पार्ट बेस से आएगा। जैसे NaCl, NaCl इज ए सॉल्ट, इसमें जो केटाइंस है, केटाइंस पार्ट कहां से आया है? बेस से आया है। और एनायनिक पार्ट जो होता है वो एसिड से आया है। चलो, तो ये सब तो जानते हो बेसिक चीज है। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तीन तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। एक सिंपल सॉल्ट होते हैं, एक सिंपल सॉल्ट लिखा हुआ है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशंस ऑफ सिंगल एसिड एंड सिंगल बेस। जैसे NaCl, NaCl इज ए सिंपल सॉल्ट, ये एक बेस NaOH और HCl से मिलकर बना हुआ है, ये सिंपल सॉल्ट हुआ। एक सॉल्ट होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, वो एसिडिक सॉल्ट फिर से H प्लस दे सकता है। जैसे एग्जांपल देखो वहां पर दिया हुआ है NaHSO4, ये भी एक सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट जो फॉर्म हुआ है, दिस इज फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एंड दिस सॉल्ट इज फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या हुआ होगा, ये जब NaOH और H2SO4 अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब ये एसिड अगर एक ही H प्लस दे तो क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ? NaHSO4। अगर ये अपना दोनों H प्लस दे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। ये है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। इसको हम लोग बोलेंगे ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि ये जो सॉल्ट है अभी एक और H प्लस दे सकता है, समझ रहे हो? इसी तरह बेसिक सॉल्ट भी होता है। जैसे बेसिक सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, बेसिक सॉल्ट क्या, जो OH माइनस दे, दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हो, अगर इसका रिएक्शन हम HCl से करा दे तो एक तो कैल्शियम, ये जो सॉल्ट होगा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। और एक सॉल्ट और बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, ये कैसा सॉल्ट हुआ? हाँ नॉर्मल सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से हमेशा सिंपल सॉल्ट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से या तो एसिडिक सॉल्ट या तो बेसिक सॉल्ट। ये H प्लस दे सकता है इसलिए एसिडिक सॉल्ट, ये OH माइनस दे सकता है इसलिए बेसिक सॉल्ट। समझ गया? तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। फिर उसके बाद आते हैं मिक्स सॉल्ट क्या होता है? मिक्स सॉल्ट देखो लिखा होगा। तो मिक्स सॉल्ट में क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एसिड एंड बेस। एक से ज्यादा एसिड और बेस मिलकर आपका क्या बनाते हैं? मिक्स सॉल्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिया होगा H2SO4 प्लस NaOH प्लस KOH। देख लो यहाँ पर
एक से ज्यादा एसिड बेस यूज हुआ हुआ, इसके पहले में एक एसिड और एक बेस यूज होता था। तो यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म होगा क्या फॉर्म होगा, NaKSO4, यही होगा ना, NaKSO4। आप देख सकते हो इसके ऊपर -2 चार्ज, तो इसके ऊपर भी ओवरऑल केटायंस के ऊपर भी तो क्या +2 चार्ज है। तो ये कैसा सॉल्ट है, ये मिक्स सॉल्ट है, क्योंकि इस मिक्स सॉल्ट में एक से ज्यादा एसिड बेस यूज हुए हैं। अगर 1 एसिड 1 बेस सिंपल सॉल्ट, एक से ज्यादा एसिड बेस मिक्स सॉल्ट। चलो, तो मिक्स सॉल्ट भी क्या होता है आप समझ गया। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो और मोर सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट अगर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंबाइंड होंगे, देन इट विल कॉल्ड ए मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे बहुत सारा एग्जांपल दिया गया होगा, जैसे सबसे ये सब याद करना पड़ेगा, K2SO4 और K2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पर देखो, वहां पर गलती हो गया होगा, एल्युमिनियम सल्फेट का वैलेंसी नहीं लिखाया होगा, गलती वहां पर हो गया होगा, Al2SO4 लिखा गया होगा, तो वहां पर गलती हो गया, बट वहां राइट साइड सुधार दिया गया है। +24 वाटर मीन्स जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट एक फिक्स प्रोपोर्शंस में कंबाइंड होंगे, उसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। जैसे देखो, दो सॉल्ट, दो या दो से ज्यादा दो सॉल्ट एक फिक्स प्रोपोर्शंस में कंबाइन हो रहे हैं, ये जो कंबाइन होकर ये जो बनेगा ना, K2SO4 डॉट एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24 वाटर, इसी को ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं, एलम, पोटास एलम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तीनों चीज जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है। पोटास एलम का ये फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम। देखो यहाँ पर पोटास मतलब पोटासियम, के है, एलम, एलम मीन्स एल्युमिनियम, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पोटास एलम। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, पोटास एलम। पोटास एलम इज बेसिकली ए मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड as it is formed by adding two simple salt। समझ गए ये चीज। इसी तरह एक और 3 एग्जांपल याद रखना है, एक पोटास एलम, एक कार्नालाइट। कार्नालाइट कैसे फॉर्म होगा, जब KCl और MgCl2 +6 वाटर मिलेगा तब तो जाकर क्या होता है, कार्नालाइट फॉर्म होता है। इसी तरह एक और होता है, एक को बोलते हैं, दैट वन इज मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो मोहर सॉल्ट बनाना पड़ता है, तो मोहर सॉल्ट का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। वहां पर क्या होता है, फेरस सल्फेट और फिर अमोनियम सल्फेट, याद होना चाहिए सब। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट +6 वाटर मिलकर क्या बनाता है, मोहर सॉल्ट। तो ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोहर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कार्नालाइट का क्या फॉर्मूला होता है, और फिर पोटास एलम का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये जो 3 बताया ना, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक को डबल सॉल्ट बोलेंगे और दूसरा को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। समझिए, आगे देखोगे तो कुछ और एग्जांपल, 3 और एग्जांपल दिया होगा, जैसे FeCN2 + 4KCN, ये जब कंबाइन होता है, ये जब कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, एक तो, और एक तो इस तरह आप लिख सकते हो FeCN2.4KCN, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो ये दिस इज कॉल्ड K4, K4 FeCN6। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसी तरह और 2-3 एग्जांपल, 2 एग्जांपल दिया होगा, जब कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ कंबाइन होते थे कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसी तरह AgCN और NaCN। चलो ये सब देख लेंगे, ये सब समझ में आ गया। सब चीज को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएंगे, कुछ आपको एक एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैं जैसे कुछ आपको कैसे समझना है समझा दूंगा, और फिर उसके बाद आप एफर्ट मार कर आओगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाने का टाइम नहीं है। जैसे देखोगे नोमेनक्लेचर्स में 15-20 एग्जाम्पल करा दिया गया है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल कैसे होता है वो बता दूंगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आप घर में प्रैक्टिस करके आओगे।
जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको भी साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। नहीं तो मैं चाहता तो इसको भी मैं दो तीन क्लास में खत्म कर देता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, बट मैं चाह रहा हूं कि आपको एक सही कॉन्टेक्ट, सही मार्गदर्शन मिले, इसलिए ये डिटेल्स में दिया गया है चीजें। और उससे भी अच्छा रहेगा इसका मतलब, जैसे हार्ड कॉपी कर ले तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी से पढ़ने में फीलिंग्स जनरेट होता है, मोबाइल से नहीं होता है फीलिंग्स उस तरह का जनरेट। चलो ये तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। उसके बाद देखो, अब ये हम लोग आ जाते हैं कि मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का दो पार्ट, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, ये डबल सॉल्ट समझे पहले। डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट को ये क्या होता है ना, अगर हम डबल सॉल्ट मीन्स जो भी पोटासियम या कैर्नालाइट या मोहर सॉल्ट को अगर हम पानी में डालेंगे, लिए पानी में डाल दिए, तो क्या होता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वन लिखा गया है कि डबल सॉल्ट आर स्टेबल इन ओनली सॉलिड स्टेट। ये जो डबल सॉल्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में स्टेबल्स होते हैं, उसको पानी में डालने पर क्या होते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी। पानी में डालने पर दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। बट जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होंगे, ये बोर्ड में डिफरेंस आता था कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट आर स्टेबल्स इन ओनली सॉलिड स्टेट, पानी में डालने पर इट विल लूज देयर आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को क्या, देयर स्टेबल्स इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट, पानी में डालने पर ये अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। समझ गया। चलो उसके बाद ऐसा बोला गया, एक पॉइंट लिखा गया है कि इंडिविजुअल आयंस, वहां पर पढ़ोगे, इंडिविजुअल आयंस विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी एंड ईच आयंस विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। मींस जैसे अगर आप पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24 वाटर, ये जो पोटास एलम है, पोटास एलम्स, तो इसके अंदर कौन कौन सा आयंस है, एक तो के प्लस आयंस है, एक सल्फेट आयंस है और एक एल्युमिनियम आयंस है, यही तीन आयंस है ना। तो इन तीनों आयंस का अगर हम इसको पानी में डालेंगे, देखो ये सॉल्ट बना हुआ कैसे, ये इन दोनों को मिलाएंगे, दो सिंपल सॉल्ट को मिलाए तो बना। तो इसमें कौन सा आयंस है, इसमें भी के प्लस आयंस। जब इंडिविजुअल सॉल्ट की बात करेंगे तो के प्लस, सल्फेट और एल्युमिनियम आयंस, यही तीन आयंस है। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे और अगर हम के प्लस का टेस्ट करवाएं, हर एक जो रेडिकल्स का होता है, हर एक सॉल्ट एनालिसिस एक चैप्टर्स होता है जो कि आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हर एक आयंस का कुछ अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे कुछ का टेस्ट वहां पर देखो लिखा गया है, अगर सल्फेट आयन का टेस्ट कराना है तो इसमें हम अगर हम बेरियम Ba2+ आयंस पास करते हैं, तुरंत आपको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। मींस जब डबल सॉल्ट को पानी में हम डाल देंगे तो ऐसा बोला गया कि इंडिविजुअल आयंस, ये जो इंडिविजुअल आयंस का टेस्ट देगा, मींस ये जब हम पानी में डालेंगे तो ये के प्लस का भी टेस्ट देगा, सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा, एल्युमिनियम आयन का भी टेस्ट देगा। तो सल्फेट आयन का टेस्ट वहां पर रेड में लिखा गया होगा। अगर एल्युमिनियम आयन का टेस्ट कराना है तो हम क्या करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड पास कराते हैं, तब जाकर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिलता है। ये सब टेस्ट याद करना पड़ेगा। इसी तरह के प्लस का भी कुछ कुछ टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट नहीं था, नहीं लिखा। चलो, तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि डबल सॉल्ट, वहां पर एक पॉइंट जो लिखा गया, इंडिविजुअल आयंस विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये के प्लस, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन का ये अभी भी टेस्ट देगा। समझ गया ये चीज। अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बोला गया कि ये जो सम ऑफ इंडिविजुअल आयंस विल लूज देयर आइडेंटिटी। जैसे एक एग्जांपल, K4FeCN6 होल 6, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगर इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, केटायंस, ये केटायंस पार्ट, और ये क्या है, एनायंस पार्ट, ये एनायंस पार्ट हो जाएगा।
इसको पानी में डालेंगे तो K प्लस सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, ये सब मिलेगा। इसको पानी में डालेंगे तो ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर समझो क्या बोला गया, सम ऑफ आयंस विल लूज देयर आइडेंटिटी। मींस अगर हम इसको पानी में डालकर अगर Fe2+ का टेस्ट कराएं तो कभी भी ये Fe2+ का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि Fe2+ आयंस इस कॉम्प्लेक्स में ट्रैप्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स आयंस बन गया। अगर कभी भी हम साइनाइड आयन का टेस्ट कराएंगे तो ये साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। हाँ, K+ का कराएंगे तो ये K+ का टेस्ट देगा। इसलिए वहां पर लिखा गया होगा, जहां कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा वहां पर लिखा गया सम ऑफ आयंस will lose their individual identity, that is they will not give the positive test and converted into complex ions। समझ गए ये चीज? और एग्जांपल भी लिखा गया है और वहां पर लिख भी दिया गया है, देखो वहां पर नो टेस्ट ऑफ Fe2+ एंड साइनाइड आयन बट K+ का टेस्ट देगा। इसमें पानी में डालने पर K+ का भी टेस्ट, सल्फेट का भी टेस्ट, एल्युमिनियम का भी टेस्ट, बट यहां पर क्या हुआ, सम ऑफ आयंस हैज लूज देयर आइडेंटिटी, means they are not going to give test, positive test of that। तो चलो ये पढ़ लोगे ये पूरा, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ो। इसलिए मैं बोला हूं कि पहले से पढ़कर आना जरूरी है। यहां पर देखो जैसे ये K4 FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स है, मींस इस चैप्टर में डबल सॉल्ट, अब डबल सॉल्ट की चर्चा नहीं करेंगे, हम ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की चर्चा करेंगे। डिफरेंस था इस, अभी तक बेस बनाया जा रहा था, समझ रहे हो, अभी तक बेस बनाया जा रहा था कि डबल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, मिक्स सॉल्ट क्या होता है, केटानिक एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह बताया जा रहा था। अभी से हम ओनली इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर फोकस करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देखो एक चीज, ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का डेफिनेशन जहां पर लिखा होगा वहां पर देखिए, लिखा होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं और लिगेंड होते हैं। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये लिखा गया है। देखो एक है ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या लिखा गया, देखो वहां पर देखो लिखा गया, द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर रहता है उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ये आयोनाइजेशन स्फीयर को कभी कभी हम काउंटर आयंस भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा गया होगा कि काउंटर आयंस भी बोलते हैं, या इसको फ्री आयंस भी बोलते हैं, या इसको कभी कभी आउटर आयन भी बोलते हैं। समझ गया ये चीज? फिर उसके बाद ये जो होता है ना, ये जो पार्ट होता है, दिस इज आयोनाइजेबल इन नेचर। मींस इसको पानी में डालने पर क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाता है, केटाइंस या एनाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बोला गया दिस वन इज आयोनाइजेबल इन नेचर। जो आयोनाइजेशन स्फीयर होते हैं दे आर आयोनाइजेबल इन नेचर, मींस दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। चलो अब उसके बाद देखो यहां पर देखो, इसके अंदर ये जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है? लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम्स को अपना सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बोला है समझो यहां पर, लिगेंड का काम क्या होता है? इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम्स, मींस इट विल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल्स। तो यहां पर ये क्या बताता है? दिस वन इज क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड। मींस यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इस आयरन को 6 साइनाइड आयन अपना कोऑर्डिनेट, 6 साइनाइड आयन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये समझ रहे हो ना? सेंट्रल मेटल एटम्स, इसको लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है? इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम्स। और ये आगे जाकर देखोगे लिगेंड का भी, लिगेंड इस चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लिगेंड का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, हर एक जगह जगह पर यूज आएगा।
तो लिगेंड भी बहुत तरह का होते हैं। लिगेंड जैसे मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बहुत तरह का लिगेंड होता है। तो ये आगे जाकर ये आपको पता रहना चाहिए कि ये साइनाइड जो लिगेंड है इट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। मींस मोनोडेंटेट का मतलब होता है it will form only one coordinate bond with central metals, means it will give only a pair of electron to central metals। समझ रहे हो ये चीज? तो आयनाइजेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, ये बता दिया। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, वहां पर आगे देखोगे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। तो ये जो मेटल प्रेजेंट इनसाइड दिस कोऑर्डिनेशन स्पेयर उसी को सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। और ये सेंट्रल मेटल एटम, ये भी इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल मेटल एटम्स मेनली आप डी ब्लॉक एलिमेंट देखोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट ओनली मेनली जो होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। क्यों? इसका रीजन बताया गया है, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में पुअर शिल्डिंग ऑफ डी के वजह से क्या होता है, ये जो सेंट्रल प्रोटॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में दे वो क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिवली अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है, और भी रीजंस लिखा गया होगा। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन सब कारण के वजह से क्या बोलते हैं हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट मेनली सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करते हैं। चलो, तो ये भी बता दिया गया। फिर उसका लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में पढ़ लो। ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड मेनली आपको एनायनिक दिखेगा, लिगेंड मेनली एनायनिक दिखेगा, कभी कभी केटायनिक भी हो सकता है, कभी कभी एनायनिक भी हो सकता है। लिगेंड कैन बी केटायनिक, कैन बी एनायनिक, कैन बी न्यूट्रल। जैसे एक लिगेंड का नाम बताते हैं, इस लिगेंड का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसको हम लोग बोलते हैं ईएन, क्या, इथाइलिन डायमीन। इसको क्या बोला जाता है, इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन। ये दिस इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, मींस इट विल फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल्स। ये जो साइनाइड था इट इज मोनोडेंटेड लिगेंड एज इट फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल्स। तो ये लिगेंड का ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन, और इसको पॉपुलरली हम ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब धीरे धीरे लिगेंड का इस चैप्टर्स में बहुत ज्यादा रोल्स है। लिगेंड पर कमांड में चैप्टर पर कमांड, लिगेंड आपका बेस है, लिगेंड पर अच्छा से मेहनत करोगे तो ये चैप्टर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। फिर ये क्या बोला गया देखो, उसको लिगेंड के बारे में पढ़ लो थोड़ा, कि इट इज ए न्यूट्रल कैटायनिक एनायनिक मॉलिक्यूल्स which form coordinate bond with central metal by donating its pair of electron to central metals। लिगेंड का काम क्या होता है, it will form coordinate bond with central metals, यही काम है। फिर कभी कभी यहाँ पर कभी कभी देखो लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कभी कभी ऐसा बोला गया, ये जो मेटल्स है, मेटल अपना फुलफिल डी ऑर्बिटल से, मेटल्स अपना फुलफिल डी ऑर्बिटल से लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। यही चीज लिखा गया सेकंड पॉइंट। नॉर्मली लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बट पढ़ो वहां पर, समटाइम दे कैन आल्सो एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या लिखा गया, ये जो लिगेंड्स है अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इट विल एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे एक्सेप्ट करेंगे, मेटल से। कौन देगा, मेटल ही देगा ना। मेटल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली ये सिग्मा बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड बनाया इसी को आगे जाकर हम लोग क्या बोल देंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल देंगे, मेटर कार्बोनिल में जो होता है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पढ़ो कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल्स। जैसे इस केस में पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक साइनाइड आयन, एक साइनाइड इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, एक साइनाइड आयन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया,
तो 6 साइनाइड आयन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए इस मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्या समझा, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे ऐसा रहता कुछ, तो अभी पूछते कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है एक इथाइलिन डायमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 बनाता है तो 3 कितना बनाएगा, तो 6 बनाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल्स। आगे पढ़ो, ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज मेनली चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस सेंट्रल मेटल्स। जैसे यहाँ पर देखो, यही एग्जांपल्स में K4FeCN6, आपको ये पता होना चाहिए एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये सब लिगेंड का जानकारी बताएगा। एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज, तो 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड मींस -6 चार्ज। देखो यहाँ पर अगर ये केटायनिक पार्ट K4 है तो इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -4। केटायन में तोड़ोगे तो क्या होगा, 4K प्लस, और इसके ऊपर -4 चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मेटल के ऊपर कितना चार्ज रखे कि ओवरऑल -4 हो जाए, +2, बिल्कुल सही, +2 -6 तभी -4 होगा। तो इस मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, +2। इस तरह निकालोगे, ऐसे नहीं तो x मानकर भी निकाल सकते हो। हम जानते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज, +1 होता है। अल्कली मेटल्स के ऊपर +1 चार्ज, इसका निकालना, इसको x मान लिया, +6, और साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज, और ये ओवरऑल न्यूट्रल है। यहां से भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +2। बट इस तरह हम नहीं निकालेंगे, हम यहीं पर डिसाइड कर लेंगे, इतना काम नहीं करेंगे हम। तो चलो, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, तो उसको पढ़ो। स्पेटियल मींस स्पेस अरेंजमेंट। स्पेटियल मतलब क्या होता है, स्पेस अरेंजमेंट। स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल्स। ये लिगेंड स्पेस में इस सेंट्रल मेटल के अराउंड कैसे अरेंज रहते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। फिर एक चीज लिखा गया है कि which gives rise to particular geometry to coordination complex ion for maximum stability। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 6 लिगेंड है, अब किसी तरह से भी अरेंज कर दो, आपको इस तरह से इस लिगेंड को सेंट्रल मेटल के तरफ इस तरह से अरेंज करना है ताकि इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, एंड दैट गिव्स राइज टू ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री। जैसे अगर ये 6 लिगेंड है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 लिगेंड होता है तो 2 पॉसिबिलिटी होता है, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये बताया गया है, अगर 2 लिगेंड है तो देखो कैसे अरेंज किया गया है, 2 लिगेंड है तो इस तरह से अरेंज किया गया है, इस तरह से मींस लीनियर, तभी इसके बीच रिपल्सन मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। अगर 3 लिगेंड है तो देखो ट्रायगोनल प्लेनर मैनर में अरेंज किया गया है। अगर 4 लिगेंड है तो 2 पॉसिबिलिटी, 4 लिगेंड है तो 2 पॉसिबिलिटी, स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो आप जानते हो, ये स्क्वायर प्लेनर के आगे जाकर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे दैट विल बी DsP2, और जो टेट्राहेड्रल होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। फिर अगर आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, 6 का भी बनाया गया होगा, वहां पर 5 में 2 बताया गया है। अगर 5 लिगेंड है तो कैसे अरेंज करोगे, 5 लिगेंड है तो कैसे अरेंज करोगे, एक अरेंजमेंट तो बता चुका हूं, दैट इज TBP मींस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल्स, मींस 3 को एक प्लेन में रखोगे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। दूसरा अरेंजमेंट 4 को एक प्लेन में रखोगे और एक ऊपर रख दिए, इस तरह का 4 को एक प्लेन में, एक यहाँ पर। तो ये क्या बना, ये स्क्वायर बना, और ये क्या बना, ऊपर रख देंगे तो एक पिरामिड बनेगा, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल्स बनाकर वहां पर दिखाया गया है। अगर आपके पास 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा, और कैसे मींस ये स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर 6 लिगेंड को इस तरह रिपल्स रखोगे तभी रिपल्सन मिनिमम होगा।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल्स दैट गिव्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, उसको बोलते हैं हम लोग। समझ गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? आगे बढ़ो। फिर ये बोला गया एक नोट में इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर वेरीज फ्रॉम 2 to 8, 2 to 8 कोऑर्डिनेशन नंबर मेनली 2 to 8 आपको दिखाई देगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 to 8। फिर लिखा गया है कि जनरली लिखा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे मान लो कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखोगे। इसी तरह जैसे Cu2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका जस्ट डबल होता है। जैसे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है बट मोस्ट ऑफ जगह काम चलाने लायक है। मींस जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर, बट इट इज नॉट ऑलवेज राइट, इसलिए जनरली लिखा गया। जैसे Fe2+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर और Fe3+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर डबल कहाँ हो रहा है, हाँ 3 का डबल 6 हो गया, पर 2 का डबल कहाँ 4 होना चाहिए। तो बहुत जगह एप्लीकेबल होगा, बहुत जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर का डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फिर यह सब ध्यान रखना है कि प्लाडियम और प्लेटिनम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर ये भी ध्यान रखना है कि अगर Pt+4 है या Pd+4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर में। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि नॉर्मली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विल नॉट चेंज। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, दो सिंपल सॉल्ट मिला होगा तभी बना होगा। कौन कौन सा सिंपल सॉल्ट, अगर याद करो FeCN2 + 4KCN मिलकर ही बना था ना ये। तो FeCN2 में आयरन का कोऑर्डिनेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +2। ये कैसे बना था, ये ऐसे ही बना था ना, इसी को कंबाइन किए थे तब जाकर ये बना था, याद करो। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +2। क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मेंटेन रहा, हाँ, तो यही चीज लिखा गया वहां पर। फिर उसके बाद चलो, तो मजा आ रहा है पढ़ने में, तो इसलिए मैं बोला कि पढ़ने में मजा आएगा, बट कंडीशन इज दैट आप घर में पहले पढ़कर आए, पहले पढ़ें, और जो पढ़ाया गया उसको जाकर पढ़े। नहीं पढ़ोगे क्या होगा, फिर 1-2 दिन में भूल जाओगे। तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना एफर्ट आप लगाते हो वो इम्पोर्टेंट है। हम तो एक बार समझा दिए, बट आप घर में जाकर पढ़ो, उसको पढ़ो, बार बार रिविजन्स करो, क्वेश्चंस बनाओ, और खास करके अभी जो ये सीरीज चल रहा है तो आपको इक्वल एफर्ट मारना पड़ेगा। इक्वल एफर्ट मीन्स जो आज पढ़ाया गया है उसको तो पढ़ना ही है घर में जाकर, प्लस जो हम कल पढ़ाएंगे उसको भी पढ़कर आना है। तो आपको क्या होगा, वहां पर परसेंटेज ऑफ गेन जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, समझ गया। तो ये चीज करना जरूरी है, लिखना नहीं है, लिखोगे तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपको मन करता है हार्ड कॉपी तो आप जेरॉक्स करा लेंगे, नहीं मन करता है तो PDF के फॉर्म में ही रहने दो, ये इट्स डिपेंड अपॉन यू, समझ गया। तो आपको इसमें एफर्ट मारना है, क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस बनाओगे तो चीजें याद होगा, दिमाग में स्टोर्ड होगा। नहीं क्वेश्चन बनाओगे तो फिर एक ही बार, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन जाके बनाएंगे बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको जो एक पतला सा बुक है मिला, पतला सा बुक एक होगा जिसमें पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस होगा, तो उसको आप बनाना। एक ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और DNA ब्लॉक मिक्स्ड है, तो उसको वो बुक जो है मांग लेना, और उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही चलेगा। इसी तरह जो आधा घंटा होगा ना, आधा घंटा या 45 मिनट क्लास के लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा 1.5 घंटा पढ़ा देंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते चलेंगे और देखोगे मई तक मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
मीन्स पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी रिमेनिंग चैप्टर है यही फॉर्मेट रहेगा। मीन्स आपको पहले नोट्स पकड़ा दूंगा और चीजें समझा दूंगा। आप वो चीज कितना गेन कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप रिविजन्स करके नहीं आओगे तो परसेंटेज वहां पर कम जाएगा, नहीं गेन कर पाओगे। क्योंकि हम भी, आपको पता होना चाहिए कि हमको भी पढ़कर आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमको चीजें याद रहता है, हमको भी पढ़कर आना चाहता है, हमको भी रियाज करके आना पड़ता है, तब हम पढ़ा पाते हैं। तो आपको भी यहाँ पर सेम एफर्ट मानना पड़ा। हाँ, हम पढ़ते हैं तो जल्दी गेन कर जाते हैं, बट आप में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप चीजें से एक्वाइंटेड नहीं हो ये सब चीजें से। हम है तो चलो 3-4 साल में बहुत बार रिविजन हुआ है तो एक बार देखते हैं तो तुरंत गेन कर जाते हैं। तो आपको इस तरह बन सकते हो, कंडीशन इज दैट आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। तो चलो आज के लिए यहाँ पर ही रोक देते हैं। मीन्स आपको लिगेंड, लिगेंड मैं बोल रहा हूँ, लिगेंड, लिगेंड को कल जरूर पढ़ कर आना है। अब ज्यादा दूर नहीं है, लिगेंड पहुंच जाओगे, लिगेंड के पास आप पहुंच ही गए हो, लिगेंड पढ़ कर आना है, लिगेंड तक पढ़ कर आना है कल। लिगेंड कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है क्योंकि लिगेंड का याद रखना बहुत जरूरी है सब में।